एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक्शन रिसर्च क्या होती है और इसकी फ़ाइल कैसे बनाई जाती है। तो जिस तरह से बीएड के कोर्स में एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं और उनमें पहले आप थ्योरेटिकल आस्पेक्ट लिखते हैं और उसके बाद में आप प्रैक्टिकल आस्पेक्ट लिखते हैं, उसी तरह से एक्शन रिसर्च में भी आप पहले थ्योरेटिकल आस्पेक्ट लिखेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिकल आस्पेक्ट लिखेंगे। तो थ्योरेटिकल आस्पेक्ट में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे एक्शन रिसर्च का। तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक्शन रिसर्च इज़ अ मेथड यूज्ड बाय एजुकेटर्स टू फाइंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन देयर टीचिंग एंड इम्प्रूव देयर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। यानी जो भी प्रॉब्लम्स टीचिंग के दौरान आती हैं एजुकेटर्स के सामने, वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें और अपनी जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे इम्प्रूव करें, इसके लिए एक्शन रिसर्च की जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप मीनिंग लिखेंगे और इसके बाद में आप इसकी फिर कुछ डेफिनेशंस देंगे। इस तरह से यहाँ पर कर्ट ल्यूइन की डेफिनेशन, उसके बाद में आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च बताएंगे, उसके बाद में आप स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च बताएंगे कि एक्शन रिसर्च का स्कोप क्या है, किन किन चीज़ों में एक्शन रिसर्च यूज़ करते हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड्स में, करिकुलम डेवलपमेंट में, क्लासरूम मैनेजमेंट में, असेसमेंट टेक्निक्स में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में आप एक्शन रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में। उसके बाद में आप बताएंगे कि एक्शन रिसर्च की क्या नीड है और क्या इम्पोर्टेंस है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद में 7th पॉइंट है स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च के क्या स्टेप्स होते हैं कि पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को। सपोज़ आप एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर बच्चों को वर्ड्स के मीनिंग्स याद करने में डिफ़िकल्टी आती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि बच्चे वर्ड मीनिंग्स को ईज़िली याद नहीं कर पाते, या फिर बच्चे वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, उनको प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है। तो आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, और ये कब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब आप उनको टीच कर रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान आपके सामने ये प्रॉब्लम्स निकल कर के आएंगी और आप उन प्रॉब्लम्स का इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक्शन रिसर्च करेंगे। तो आप पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के लिए आप एक एक्शन प्लान को डेवलप करेंगे कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर उनको वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं याद होते हैं तो हम कौन सी ट्रिक्स अपनाएं कि उन्हें वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएं, या फिर अगर उनको वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आता है तो हम कौन से तरीके अपनाएं कि वो वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख लें। तो हम वो प्लानिंग करेंगे, फिर हम एक्टिंग यानी जो हमने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व मतलब डेटा कलेक्ट करेंगे। एक बार हम डेटा तब कलेक्ट करते हैं जबकि हम एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले, यानी हम उनका टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर कमियाँ हैं। फिर हम उन एक्शन प्लान बनाते हैं, एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं उनके ऊपर, और फिर से उनका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेकर के डेटा कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो गया कलेक्ट डेटा एंड ऑब्जर्व द इफ़ेक्ट्स ऑफ द इंटरवेंशंस, यानी हम फिर डेटा कलेक्ट करके जो इंटरवेंशन दिया है, यानी जो हमने एक्शन प्लान उन पर इम्प्लीमेंट किया है, जो हमने उन्हें ट्रीटमेंट दिया है, उसके बाद क्या रिज़ल्ट रहा उसका हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद रिफ्लेक्टिंग है नेक्स्ट पॉइंट, यानी हम अब उस डेटा को एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि जब पहले हमने टेस्ट लिया था तब उनके क्या स्कोर्स थे, जो बाद में टेस्ट लिया उसके बाद उनके क्या स्कोर्स हुए, तो क्या कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं। और अगर नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है तो फिर हम अपने प्लान को मॉडिफाई करते हैं, रिवाइज करते हैं, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस। तो एक्शन रिसर्च की क्या एडवांटेजेस हैं हम यहाँ पर ये बताएंगे। उसके बाद में हम इसकी लिमिटेशंस बताएंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च। तो आप यहाँ पर एक्शन रिसर्च पढ़ रहे हैं, पर एक और टाइप की रिसर्च होती है जो होती है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? वो रिसर्च जिसमें थ्योरीज बनती हैं। आप लोगों ने पढ़ी है ना, स्किनर की थ्योरी, पैवलॉफ की थ्योरी, और इस तरह से बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज पढ़ी हैं, और
पर्सनैलिटी थ्योरीज़ पढ़ी हैं। तो ये थ्योरीज़ जो बनी हैं ये है फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट। उन रिसर्चेस के रिजल्ट्स को जनरलाइज किया जा सकता है और वहाँ पे थ्योरीज़ बनती हैं। लेकिन ये एक्शन रिसर्च जो होती है ये हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए की जाती है। तो क्या डिफरेंस है? अगर हम पर्पस देखें तो एक्शन रिसर्च का पर्पस है टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव प्रैक्टिसेस, यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में आ रही हैं उनको सॉल्व करना और प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना। जबकि फंडामेंटल रिसर्च का क्या पर्पस है? टू जनरेट न्यू नॉलेज एंड थ्योरीज। तो फोकस अगर हम देखें तो एक्शन रिसर्च का है स्पेसिफिक कंटेक्स्ट बेस्ड इश्यूज पे देखें तो शॉर्ट टर्म, तो एक्शन रिसर्च शॉर्ट टर्म होती है एंड ऑनगोइंग बता सकता हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम सबसे पहले टाइटल लिखेंगे और हमारी रिसर्च का टाइटल है इन्हांसिंग द राइटिंग स्किल्स ऑफ 8th ग्रेड स्टूडेंट्स थ्रू टारगेटेड इंस्ट्रक्शंस एंड फीडबैक। यानी 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स को टारगेटेड इंस्ट्रक्शंस एंड फीडबैक दे करके इन्हांस करना, बढ़ाना। तो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे अपने टॉपिक का कि राइटिंग से रिलेटेड हमने क्यों लिया है और इस रिसर्च का फोकस किस बात पर है। उसके बाद में हम इस तरह से बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम लिखेंगे। तो बैकग्राउंड यही है हमारी प्रॉब्लम की कि जब प्यूपल टीचर जो कि आप होंगे तो जब आप अपना बताएंगे कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे थे तो आपने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे जो थे उनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो उनकी राइटिंग स्किल्स काफ़ी पुअर थी। तो क्लास में 35 बच्चे थे जिनमें से 13 की राइटिंग स्किल्स पुअर थी और आपने इसलिए उनकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव कराने के लिए ये स्टडी की है। तो आप बैकग्राउंड थोड़ा सा देंगे इसका। उसके बाद में आप बताएंगे कि ये रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नीड है। उसके बाद में आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम देंगे, यानी यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम थी और आप उस प्रॉब्लम को टॉपिक बतौर भी यहाँ पर लिखेंगे जो आपका टॉपिक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड है। तो अब हमें ये बताना है कि इस प्रॉब्लम के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों बच्चों की राइटिंग स्किल्स पुअर हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि लैक ऑफ इफ़ेक्टिव राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन द करिकुलम एक कॉज हो सकता है। दूसरा, इनसफिशिएंट फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स राइटिंग असाइनमेंट्स। थर्ड हो सकता है लिमिटेड प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर राइटिंग। फोर्थ हो सकता है स्टूडेंट्स लो मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट इन राइटिंग टास्क। एंड फिफ्थ हो सकता है इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग मैकेनिक्स एंड टेक्निक्स। फिर हम अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे कि हमारा इस रिसर्च को कंडक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू इन्हांस स्टूडेंट्स वोकैबुलरी यूजेज इन राइटिंग, यानी राइटिंग में वो वोकैबुलरी यूजेज को इन्हांस करना स्टूडेंट्स के। देन टू इम्प्रूव ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इन रिटन कॉम्पोजिशंस। Third, to increase the organization and structure of written text. Fourth, to foster creativity in writing tasks. And fifth, to evaluate the effectiveness of targeted instruction and feedback on students' writing skills. अब जब हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए तो उन पर बेस करके हम एक्शन हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो ये एक्शन हाइपोथेसिस हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमने ऊपर लिखे उन्हीं पर बेस्ड होगी। तो हमारा पहली हाइपोथेसिस होगी, इफ राइटिंग टेक्निक्स आर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू लेक्चर्स एंड डिस्कशंस देन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक राइटिंग प्रिंसिपल्स कैन बी इम्प्रूव्ड। सेकेंड होगी, if interactive grammar workshops are conducted, then students' grammatical accuracy in their writing can be enhanced. Third होगी, if students participate in group activities focused on organizing ideas, then their ability to structure their writing coherently can be improved. Fourth होगी, if creative writing prompts are given, then students' creativity and expression in writing can be increased. Fifth, if peer review sessions are conducted, then students' ability to provide and receive constructive feedback can enhance their writing skills. And sixth, if one-on-one writing
conferences are held, then personalized feedback can lead to significant improvements in individual students' writing. And seventh hypothesis will be, if review sessions are conducted, then students' retention and application of writing techniques and grammar rules can be improved. And eighth hypothesis will be, if targeted instructions and feedback are provided, then students' writing skills can be enhanced. तो इस तरह से हमने 8 बनाई हैं, आप 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी ज़्यादा ही हाइपोथेसिस बनाएं। अब जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड कर लिए और हाइपोथेसिस भी बना ली, तब आप लिखेंगे मेथडोलॉजी कि हम कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप बताएंगे कि इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया। अब आप बताएंगे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कौन थे। तो प्यूपल टीचर जिस क्लास को पढ़ा रहे थे वो था क्लास 8 सेक्शन बी, और उसमें 35 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 13 स्टूडेंट्स को राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही थी। तो यानी जो आपका टारगेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कितने हैं, यहाँ पर 13 हैं। बाकी की राइटिंग स्किल्स बेहतर थी। तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को लिया गया जिनके स्कोर्स राइटिंग स्किल्स पे 60% के बिलो आए हैं। फिर रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर किया जाएगा। रिसर्च डिज़ाइन में ये होगा कि पहले एक प्री टेस्ट लिया गया, उसमें कितने स्कोर्स आए, फिर उसके बाद में इंटरवेंशन दिया गया, यानी ट्रीटमेंट दिया गया, यानी जिन बच्चों को राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम थी उनके लिए एक्शन प्लान प्रिपेयर करके उन पे वो एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद उनका फिर पोस्ट टेस्ट लिया जाएगा, और पोस्ट टेस्ट में से प्री टेस्ट के स्कोर्स को सब्ट्रैक्ट करके रिज़ल्ट मालूम कर लिया जाएगा कि इंटरवेंशन का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, उससे कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए प्राइमरी टूल्स कौन से थे। एक तो प्री टेस्ट क्वेश्चनर यूज़ होगा, क्वेश्चनर से ही तो पता चलेगा कि उनकी राइटिंग स्किल्स कैसे हैं। तो एक तो इंटरवेंशन को देने से पहले प्री टेस्ट लेंगे, फिर इंटरवेंशन देंगे, यानी एक्शन प्लान जो बनाया उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर पोस्ट टेस्ट लेंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट को। और कुछ ऑब्जर्वेशन नोट्स भी ले सकते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन से भी जो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स का। उसके बाद में आप अपनी एक्शन रिसर्च रिपोर्ट में प्री टेस्ट के स्कोर्स दिखाएंगे। तो यहाँ पर चाहे तो स्टूडेंट्स का नाम लिख दें या स्टूडेंट्स की आईडी लिख दें, और यहाँ पर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के स्कोर्स दिखाए गए हैं जिन स्टूडेंट्स पे एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया गया है। तो टोटल तो उस क्लास में 35 स्टूडेंट्स थे, लेकिन एक्शन प्लान तो सिर्फ 13 स्टूडेंट्स पर इम्प्लीमेंट किया गया, तो उन्हीं के स्कोर्स दिखाए हैं। और वो बच्चे कौन थे जिनके 60% से कम मार्क्स आए थे। तो यहाँ पर उनके स्कोर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे स्कोर्स की फॉर्म में और यहाँ पर परसेंटेज की फॉर्म में उनके स्कोर्स लिखे हुए हैं इस तरह से। अब जब प्री टेस्ट ले लिया गया तो एक्शन प्लान जो बनाया था वो इम्प्लीमेंट किया गया। तो एक्शन प्लान ये बनाया गया कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, उसके बेस पर हमने इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ प्रिपेयर करी। कि हमने जो पहला था वो इंट्रोडक्शन टू राइटिंग टेक्निक्स, यानी लेक्चर्स और डिस्कशंस के थ्रू स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उसके बाद में उनकी ग्रामर वर्कशॉप्स कराई गई, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ कराई गई, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स दिए गए, पीयर रिव्यू सेशंस कराए गए, 1-on-1 राइटिंग कॉन्फ्रेंसेस कराई गई और रिव्यू सेशंस उनके कराए जाएंगे। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल बनाया गया, जिनमें डे बाय डे एक्टिविटीज़ दिखाई गई कि हर दिन क्या किया जाएगा। तो एक पहला कॉलम हो गया डे का, सेकंड एक्टिविटीज़ का, थर्ड मेथड्स का, फोर्थ एक्सपेक्टेड टूल्स का, और फिफ्थ है ड्यूरेशन इन डेज़, यानी हर दिन क्या किया गया। तो फर्स्ट डे हाइपोथेसिस के इस हिसाब से जो हमने स्ट्रैटेजीज़ प्रिपेयर की गई उन्हीं को यहाँ पर लिखा गया कि इंट्रोडक्शन टू राइटिंग टेक्निक्स दिया गया। मेथड क्या, लेक्चर मेथड के थ्रू या डिस्कशन के थ्रू। एक्सपेक्टेड टूल्स क्या यूज़ किए गए, स्लाइड्स प्रेजेंट की गई, हैंडआउट्स दिए गए बच्चों को, और उनको डिस्कशन एंड लेक्चर के थ्रू राइटिंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की गई। ये कितने दिन तक किया गया, सिर्फ एक दिन किया गया ये। फिर जो सेकंड और थर्ड डे था वो उस दिन ग्रामर वर्कशॉप की गई, वो इंटरैक्टिव सेशन हुआ, ग्रामर एक्सरसाइजेस करवाई गई, 2 दिन तक ये चला। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ डे पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ इन राइटिंग किया गया, यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ कराई गई। इसके लिए एक्सपेक्टेड टूल्स हैं आउटलाइंस, ग्राफिक, ऑर्गेनाइजर्स, और ये भी 2 दिन चला।
फिर 6 डे पे क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स दिए गए, राइटिंग एक्सरसाइजेस कराई गई, राइटिंग प्रॉम्प्ट्स एक्सपेक्टेड टूल्स थे और एक ही दिन ये हुआ। 7 to 8 डे पे पीयर रिव्यू सेशंस हुए, पीयर फीडबैक और एक्सपेक्टेड टूल क्या था, पीयर रिव्यू फॉर्म्स यूज़ किए गए उसके लिए। ये 2 दिन चली। उसके बाद में 9th और 10th डे पे इंडिविजुअल राइटिंग कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, 1-on-1 फीडबैक लिया गया, यानी फीडबैक फॉर्म्स फिल कराए गए। ये 2 दिन तक चला और उसके बाद में 11th डे पर रिव्यू एंड प्रैक्टिस कराई गई, रिव्यू सेशंस कराए गए, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कराई गई। ये 1 डे चला और 12th डे पर पोस्ट टेस्ट असेसमेंट लिया गया, टेस्ट लिया गया और इसके लिए मेथड टेस्ट हुआ और एक्सपेक्टेड टूल्स, टेस्ट पेपर्स थे। एक दिन ये हुआ काम। अब जब ये इंटरवेंशन दिया गया, ये एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद जो उनका टेस्ट लिया गया तो टेस्ट के स्कोर्स यहाँ पर लिख लिए गए। तो ये उन्हीं 13 बच्चों के हैं स्कोर्स जिनके पहले प्री टेस्ट में बिलो 60% मार्क्स थे। तो अब देखना है कि कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट के 64% मार्क्स हैं, सेकंड के 82, इसी तरह से ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, उन सारे 13 स्टूडेंट्स के। अब हमें प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट दोनों के मार्क्स मिल गए। तो अब हम देखेंगे कि उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो टोटल रिज़ल्ट चेक करेंगे, यानी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट एनालिसिस करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट एनालिसिस करने के लिए स्टूडेंट आईडी जो हमने वहाँ पे यूज़ की थी 1 2 3 4, उनके ही यहाँ पर पोस्ट टेस्ट रिज़ल्ट्स पहले लिख देंगे और फिर प्री टेस्ट रिज़ल्ट्स लिख देंगे और पोस्ट टेस्ट में से प्री टेस्ट स्कोर्स को माइनस कर देंगे। तो देखेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है स्कोर्स में और फिर उस इम्प्रूवमेंट को परसेंटेज में बदल लेंगे। इस तरह से हम सभी स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट एनालिसिस करेंगे। पोस्ट टेस्ट में से प्री टेस्ट के मार्क्स माइनस करके उनका टोटल रिज़ल्ट जान लेंगे इस तरह से। फिर उस रिज़ल्ट के बेसिस पर ग्राफ प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 तरह से ग्राफ प्रिपेयर किया है। एक में हमने प्री टेस्ट वर्सेस पोस्ट टेस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिखाई है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स है इधर और इधर स्टूडेंट आईडी है। तो यहाँ पे प्री टेस्ट को ब्लू से दिखाया और पोस्ट टेस्ट को रेड से दिखाया है। अब जैसे कि पहले स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी जिसकी 1 थी, उसके प्री टेस्ट में 38% है मगर पोस्ट टेस्ट में 64% है। तो जो कि लग रहा है कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है इसमें, है ना। फिर इसी तरह से सारे स्टूडेंट्स का यहाँ दिखा दिया। तो ये तो हो गई फिगर 1 और फिगर 2 है। फिगर 2 में इम्प्रूवमेंट परसेंटेज खाली दिखाई गई है कि कितने परसेंट इम्प्रूवमेंट हुआ। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट परसेंटेज है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है। तो जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, 26%, सेकेंड में 23, फोर्थ में 29, इसी तरह से सभी के इम्प्रूवमेंट परसेंटेज यहाँ पर दिखा दी गई है। उसके बाद में जो रिज़ल्ट्स हैं उनकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम बताएंगे कि 35 स्टूडेंट्स थे क्लास 8 सेक्शन बी में और जिनमें से 13 स्टूडेंट्स के प्री टेस्ट में 60% से कम मार्क्स आए थे। तो फिर इसलिए उन पर एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया गया और फिर देखा गया कि उनमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये यहाँ पर हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में बता देंगे। और यहाँ पे जैसे कि हमने बताया हुआ कि हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट जो था वो देखा गया स्टूडेंट आईडी जिसकी 8 थी, उसका 19 पॉइंट इंक्रीज़ हुआ है, यानी 38% इंक्रीज़ हुआ है। और सबसे कम किसका इम्प्रूव हुआ है वो भी हम बता देंगे कि जो स्टूडेंट आईडी 6 और 7 है उनका सिर्फ 14% इंक्रीज़ हुआ है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम फिर बता देंगे कि ओवरऑल द डेटा शोज़ दैट ऑल स्टूडेंट्स बेनिफिटेड फ्रॉम द इंटरवेंशन विद कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट अक्रॉस द बोर्ड। फिर हम यहाँ पर इस तरह से कंक्लूजन लिख देंगे और फिर हम सजेशंस देंगे स्टूडेंट्स को इस तरह से, टीचर्स को इस तरह से, पेरेंट्स को एंड स्कूल को इस तरह से सजेशंस देंगे कि वो क्या करें जिससे कि उनके बच्चों की राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हों। फिर आप बिब्लियोग्राफी की हेडिंग डालेंगे जिसमें आप उन सभी बुक्स का या उन स्टडीज़ का रेफरेंस देंगे जिनको आपने रेफ़र किया हो अपनी एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, चाहे थियोरेटिकल एस्पेक्ट में किया हो या फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में।
तो इस तरह से आप बिब्लियोग्राफी लिखेंगे। उसके बाद में आप ये हेडिंग डालेंगे अपेंडिसाइटिस जिसमें आप प्री टेस्ट क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन देंगे इस तरह से। मार्क्स ब्रेकडाउन के साथ में कि आपने किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स दिए हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर और फिर उसका सॉल्यूशन देंगे। ये सब सॉल्यूशन है, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं यहाँ पर और मार्क्स ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है। इस तरह से ये प्री टेस्ट का हो गया और फिर आप पोस्ट टेस्ट क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन देंगे। दोनों ही पेपर्स 50 मार्क्स के हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, मार्क्स ब्रेकडाउन देंगे और फिर उनका सॉल्यूशन भी देंगे इस तरह से। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इस तरह से आप लिख करके दिखाएंगे और यहाँ पर आपकी एक्शन रिसर्च ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर जब एक्शन रिसर्च की फ़ाइल बनेगी तो उसमें सबसे पहले कवर पेज रहेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट रहेगा और फिर इंडेक्स रहेगी। उसके बाद में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होगा जिसमें ये सारी हेडिंग्स रहेंगी। फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा जिसमें ये सारी हेडिंग्स रहेंगी। इस तरह से एक्शन प्लान बनेगा जिसमें ये सब हेडिंग्स होंगी और ये सभी हेडिंग्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का पार्ट हैं। तो इस तरह से आपकी एक्शन रिसर्च रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आपको समझ आ गया होगा कि आप एक्शन रिसर्च की फ़ाइल किस तरह से बनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share the video with your friends and subscribe to my channel if you haven't subscribed to it yet. Meet you in the next video. Till then, goodbye and thanks for watching.